ओके, तो प्रॉब्लम 1.03 ये पहली प्रॉब्लम आज की लेते हैं सेकंड क्लास की। कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन अ 3.11 ग्राम कॉपर पेनी। कॉपर पेनी मतलब एक कॉपर का सिक्का है, तो कॉपर का कॉइन है एक सॉर्ट ऑफ। हाँ, उस कॉपर के कॉइन का मास दिया हुआ है 3.11 ग्राम, और आपको बताना है कि इस 3.11 ग्राम कॉपर में कितने प्रोटॉन और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। और इसके लिए आपको कुछ वैल्यू गिवन है, जैसे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू गिवन है 6.02 इंटू 10⁻23। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर और एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर, वो दोनों चीजें दी हुई हैं 29 एंड 63.5। ठीक है, तो देखो इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन एक्चुअली केमिस्ट्री और फिजिक्स का फ्यूजन है थोड़ा सा। अब हमें टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बताना है, और हमें पता है कि जो चार्ज होता है एक बॉडी पर वो प्लस माइनस n इंटू ई फार्मूले से देखा जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब चार्ज निकालने के लिए मेरे को कैपिटल N की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन तो फिक्स ही होता है, और वो एक स्टूडेंट को लर्न करना होता है। तो जहां तक चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन की बात है उसमें तो मेरे को टेंशन नहीं है। अब मेरे को अपना दिमाग लगाना है कि मेरे को क्या, मैं ये जो कॉपर की पेनी है, क्या मैं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट कर सकता हूं, और अगर काउंट होगी तो कैसे होगी। हाँ जी, जैसे मैंने बोला कि ये न्यूमेरिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री का फ्यूजन है, तो इसके लिए हमें एवोगैड्रो कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अब एवोगैड्रो ने एक कंसेप्ट कहा था, ठीक है, केमिस्ट्री में, बेसिकली तो केमिस्ट्री में बोला जाता है कि जो भी एक एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर है, अगर हम उसके ग्राम बना लें तो उस उतने ग्राम में इन 63.55 ग्राम ऑफ कॉपर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो एक फिक्स वैल्यू के बराबर होंगे, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। अगर 1 ग्राम कॉपर होता हमारे पास तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते, 6.02 अपॉन 0.5 इंटू 10⁻23। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.11 ग्राम कॉपर। तो सबसे पहले हम ऐसे जो है वो इसके एटम्स कैलकुलेट कर लेंगे कि एक कॉपर के पास इतने एटम्स होंगे। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? तो आप पहले इतना नोट कर लो। तो ये एटम्स हमने कैलकुलेट कर लिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स चाहिए। अब आल्सो इन वन एटम ऑफ कॉपर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 29 होंगे। कितने होंगे? जो उसका एटॉमिक मास नंबर है, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन पता लगते हैं, और प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम में। तो अगर एक एटम में इतने होंगे तो हमारे पास कितने एटम है, 6.02 अपॉन 63.5 इंटू 3.11 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स हैं। तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होगी, इसको 29 से मल्टीप्लाई कर दो। 29 से क्या कर दो, तो मैंने इस वैल्यू को 29 से ऐसे मल्टीप्लाई करता दिखा दिया। तो मैंने इनकी संख्या कैलकुलेट कर ली। अब हम बहुत क्लोज हैं आंसर के। अब ये दोनों वैल्यूज हम जो इक्वेशन 1 थी जहां पे चार्ज कितना होता है n इंटू उसमें पुट कर देंगे दोनों वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 चार्ज कितना आ जाएगा, n इंटू ई। एन कितना है, 29 इंटू
6.02 अपॉन 63.5 इंटू 3.11 इंटू 10 की, ये तो n आया, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो वी विल गेट द आंसर। थोड़ा यहाँ टाइम बचाने के लिए लेटर से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करने में टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। तो अगर मैं इसे सोल्व कर लूंगा तो ये चार्ज इतना आ जाएगा प्लस माइनस, यानी कि प्लस मतलब इतना प्रोटॉन पे चार्ज होगा और इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। ठीक है, तुम दोनों नोट कर लो। दलजीत, ये बाकी जो तुम्हारा है वो कोई फोटो भेज देगा पहले न्यूमेरिकल की। तुम फटाफट जितना नोट कर सकते हो कर लो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करा रहा हूं वो है 1.07, प्रॉब्लम 1.07। आप इसको अपने असाइनमेंट में से पढ़ो उसकी स्टेटमेंट समझने के लिए। हाँ जी, इसमें क्या बोल रहा है, अ फ्री पिथ बॉल ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। एक फ्री पिथ बॉल है, ठीक है, जिसका मास दिया हुआ है 8 ग्राम और उस पे कुछ चार्ज दिया हुआ है 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। 1.07 में लिखा हुआ है, उसका मास है 8 ग्राम और चार्ज इतना है। मिल गया दलजीत के नहीं? What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball fixed 5 centimeter vertically below the former pith ball so that the upper pith ball is stationary? वो कह रहा है इसके 5 सेंटीमीटर नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड एक दूसरी पिथ बॉल रखनी है, लेटस एक टेबल पे, तो इससे 5 सेंटीमीटर नीचे एक और प्री पिथ बॉल रखनी है। बताओ उस पे कितने वैल्यू की चार्ज दी जाए और कौन से नेचर का, ताकि जो ऊपर वाली फ्री पिथ बॉल है वो स्टेशनरी रहे। क्या रहे? एक, हाँ, 0 फोर्स लगे। अब ये वाली बॉल इधर है और ये वाली बॉल नीचे है, तो इसका मतलब इस पे इतना चार्ज दे दे कि ये मतलब ऊपर खड़ी रहे, हवा में लटक जाए। तो लेटर से ये ऊपर वाली बॉल को हम ए कह देते हैं, नीचे वाली बॉल को बी कह देते हैं। हाँ जी, कोई ट्राई करना चाहेगा दलजीत कि ए बॉल कैसे स्टेशनरी रहेगी? सर जो फोर्स होगी वो 0 होने वाला है। ठीक है सर, और जो के की वैल्यू होती है वो तो हमें पता है कितनी होती है। नहीं, फोर्स 0 होगी तो फिर तो अगर राइट साइड 0 है तो लेफ्ट साइड को भी 0 होना पड़ेगा, उससे चार्ज नहीं निकलेगा। तुम वो वाला कूलम्स फार्मूला लगा रहे हो ना, F = K Q1 Q2 by R² 0 हो गया तो चार्ज का प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। फिर फोर्स 0 नहीं है, नेट फोर्स 0 है, कूलम फोर्स 0 नहीं है। चलो सुनो इसको ध्यान से, देखो ए बॉल पे 2 फोर्सेस लग रही होंगी। एक उसका वेट mg डाउनवर्ड लग रहा होगा जो उसे नीचे गिरेगा, और एक इन दोनों फ्री पिथ बॉल में एक फोर्स ऊपर लग रही होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? फॉर बॉल ए टू बी स्टेशनरी, उस पे जितनी फोर्स डाउनवर्ड लगेगी उतनी ही फोर्स अपवर्ड लगनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ mg मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तभी नेट फोर्स 0 होगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अब तो mg बराबर आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज बॉडी के बीच में होती है 1/4 पाई E0 QA QB बाय R²। अब मेरे को चार्ज ऑन बी बॉल निकालना है। अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो QB कितना हो जाएगा? 4 पाई E0 mg R² अपॉन चार्ज ऑन ए। ये 4 पाई E0 इधर चला जाएगा ऊपर, R² भी ऊपर चला जाएगा और QA नीचे आ जाएगा। अब मैं राइट साइड की वैल्यू पुट कर देता हूं, जैसे 4 पाई E0 1/9 की 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। mg मास दिया हुआ है 8 ग्राम, मैं उसके kg बना लूंगा, तो 8 इंटू 10 की पावर -3 kg। ग्रेविटी चलो 10 ले लेते हैं इसी करने के लिए।
आर, उनके बीच में डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, उसके मीटर बना लूंगा। 5 इंटू 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन ए बॉल। वो कितना दिया हुआ था? 5 इंटू 10⁻⁸। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले आप नंबर्स को ले आओ, सिर्फ ये 8 पड़ा है इंटू ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, नीचे ये 9 है और ये 5 है, ठीक है। और 10 की पावर कितनी है? ये -3 है, ये +1 होगी, ये -2 का स्क्वायर करेंगे -4 हो जाएगी, -4, ये 9 ऊपर जाके -9 हो जाएगी और ये -8 ऊपर जाके +8 हो जाएगी। तो इसे सोल्व करते हैं। 5 के टेबल पे 5 गया, 5 5 25, तो ये आ गया 40/9 इंटू 10 की पावर कितनी होगी? पहले माइनस के ऐड कर लो, या 1 + 8 -9 से कट रहा है सीधा सीधा, तो ये -7 रह गया कूलम। 40 को 9 से डिवाइड करो, 9 चौका 36, 9 चौका 36। तो ये हमने आंसर निकाल लिया कि जो सेकंड बॉल पे चार्ज देना पड़ेगा वो कितने वैल्यू का देना पड़ेगा? 4.4 इंटू 10 की पावर, और वो पॉजिटिव ही होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगनी चाहिए ताकि वो वेट mg को बैलेंस कर सके। हाँ जी, क्लियर है ये न्यूमेरिकल? चलो, अगर ये न्यूमेरिकल क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पे करा रहा हूं वो है 1.09। तो इसको भी आप इसको सुनो समझो। इसमें क्या कह रहा है? 3 point charges of and are kept at the vertices A, B and C of an equilateral triangle of side 20 cm as shown। आपको एक डायग्राम दिखाया है जिसमें एक ट्रायंगल के तीनों कोनों में 3 चार्जेस रखे हुए हैं। ये -3 माइक्रो कूलम का चार्ज है, इधर -3 माइक्रो कूलम का चार्ज है और इधर +2 माइक्रो कूलम का चार्ज है। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कोनों पे रखे गए हैं जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर गिवन है। कह रहा है व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट M of side BC so that the charge at A remains in equilibrium। तो हमें M पे Q चार्ज रखना है ताकि A चार्ज इक्विलिब्रियम में रह सके। किस में रह सके? इक्विलिब्रियम में, मतलब A चार्ज पे नेट फोर्स 0 लगेगी। A चार्ज पे नेट फोर्स क्या लगनी चाहिए? 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये न्यूमेरिकल कैसे करेंगे कूलम्स लॉ को यूज करके। अब हम पहले देखेंगे कि ए पे जो बी और सी है वो चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। हाँ जी, मुझे बताओ, ए पे बी पे जो चार्ज पड़ा है -3 माइक्रो कूलम, वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? टूवर्ड्स बी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो जो फोर्स ए पे बी के कारण लगेगी वो इधर को लगेगी, और फोर्स ए पे सी के कारण इधर को लगेगी। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इधर लगेगी और फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इधर को लगेगी। एग्री करते हो? अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? मान लो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स इधर लग रहा है पैरेललोग्राम लॉ से +1 के हैं। अब ये जो चार्ज रखेंगे, अगर ये उतनी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ए पे M लगा दे तो उस पे नेट फोर्स 0 लग जाएगी और वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आया मैंने जो बोला? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अभी M पे सोचो कोई चार्ज नहीं रखा, तो A पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? B और C। अब फोर्स ऑन A ड्यू टू B इस डायरेक्शन में लगेगी और फोर्स ऑन A ड्यू टू C इस डायरेक्शन में लगेगी। अब इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट फाइंड करूंगा तो ये FR इधर को जाएगा। अब अगर जो चार्ज M पे रखेंगे Q, अगर वो उतनी फोर्स A M पे
एफ आर के इक्वल एंड ऑपोजिट लगा देगा तो ए पे नेट फोर्स कितनी लगेगी, 0। तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा जो एग्जामिनर हमसे चाहता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो अब ठीक है, डायरेक्शन तो देख ली, अब रिजल्टेंट के लिए हमें चाहिए इनका मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से आप वैल्यू देखो पहले वैल्यू देखो, ए और बी में जो चार्जेस का प्रोडक्ट है वो सेम है, 2 into 3 और यहां पे भी 2 into 3 6। डिस्टेंस भी सेम है, ए और बी का भी डिस्टेंस 20 होगा और ए और सी का भी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होगा, क्यों इक्वल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड में ये बराबर आएंगी। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए बी होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए सी के इक्वल होगा, और वो कितना होगा, वही कूलम्स लॉ से 1/4 मॉडुलस ऑफ चार्ज ऑन ए यानी कि 2 माइक्रो, मॉडुलस ऑफ चार्ज ऑन बी या सी -3 माइक्रो, डिवाइडेड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब उनके बीच में 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो 20 into 10⁻⁻² मीटर मैंने मीटर बना लिया का होल स्क्वायर। तो मैं पहले तो इसका आंसर निकालता हूं, जैसे 1/4 की 9 into 10⁹। मॉडुलस में दोनों वैल्यू प्लस लेते हैं तो माइनस साइन नहीं आएगा, 2 3 6 हो जाएगा, माइक्रो -6 पावर होती है तो -6 पावर इधर -6 पावर इधर, ये -12 हो जाएगी। नीचे 2 का स्क्वायर 4, 10 की पावर -1 रह जाएगी ब्रैकेट में, 1 इधर है -2 इधर है, 1 -2 -1 -1 का स्क्वायर -2। इसे मैं थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूं, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और कट नहीं रहा, ये आ गया 27/2 into 10 की पावर 9 + 2 -12। 27/2 13.5 होता है, इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा, 9 + 2 11 -1 है। तो मैंने थोड़ा मैथ यूज करके इन दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकाल लिया कि हाँ स्क्वायर कर दिया। देखो मैंने ये 1 पावर है, ये -2 पावर है, 1 और -2 ऐड हो गई कितनी होगी, -1 -1 का स्क्वायर -2, ये 0 भी तो इसमें ऐड होगी ना। ये मैंने फोर्स निकाल ली। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए बी होगा और जो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए सी होगा वो इतनी वैल्यू का होगा। हाँ जी, क्लियर है। अब मुझे इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालने हैं, तो इनके बीच में रिजल्टेंट फोर्स। अब हमने +1 में दो वेक्टर का रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला पढ़ा था, √, मॉडुलस ऑफ पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू जो भी कॉस उनके बीच में एंगल बन रहा है। अब इनके बीच में एंगल 60 डिग्री बन जाएगा क्योंकि ये इक्वल ट्रायंगल का है, तो कॉस 60 डिग्री। अब ये 1.35 का स्क्वायर हो गया, ये भी 1.35 का स्क्वायर हो गया, ये 2 into 1.35 into 1.35 cos 60 डिग्री हाफ होता है, कितना होता है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ये अगर आप ध्यान से देखो 1.35 का स्क्वायर 3 बार आ जाएगी रकम ऐड होकर, क्योंकि ये 1.35 का स्क्वायर, ये भी 1.35 का स्क्वायर प्लस ये भी 1.3 into 1.31, तो 3 टाइम हो गई। तो इसमें 1.35 का स्क्वायर तो रूट से बाहर आके 1.35 हो जाएगा, तो ये √3 into 1.35 आ गया। जहां तक नोट करो और देखो मेरे को कोई डाउट है तो ये हमने अभी रिजल्टेंट निकाल लिया। अभी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि अब वो चाहता है कि for A to be in equilibrium, for A to be in equilibrium। अब ये दोनों चार्ज तो मिलकर रिजल्टेंट फोर्स Fr लगा रहे हैं। अगर उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए जो M पे चार्ज रखेंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट, तभी वो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो मान लो M पे जो हम चार्ज रखेंगे वो A पे मान लो फोर्स ऑन A ड्यू टू M चार्ज लग रही है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ Fr हमने कितना निकाला है, √3 into 1.35, और A और M के बीच में कितनी फोर्स लगती है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 π E0। चार्ज ऑन A हमें दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम,
चार्ज ऑन एम निकालना है, मान लो क्यू वैल्यू का है, और इनके बीच में डिस्टेंस। अब डिस्टेंस भी एक अपने आप में होगा कि हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये एम, ए और एम के बीच में डिस्टेंस कितना है। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होती है वो √3/2 इंटू साइड होती है। कितनी होती है? √3/2 इंटू साइड। तो √3/2 ऑफ 10 20, यानी कि 10√3 होगी। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10√3 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर के उसी स्टेप में मीटर बना लो, 10√3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब बस अब तो इसे मैथमेटिकली सोल्व करना है। √3 इंटू 1.35, अब 1/4 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, 2 इंटू 10⁻⁻6, ये 1 पावर और ये -2, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 -2 -1 की का स्क्वायर -2 इंटू क्यू भी है। तो क्यू के लिए सोल्व कर लो, ये 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 3 से 9, तो ये आ गया √3 इंटू 1.35 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू क्यू। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से क्यू का आंसर आ जाएगा 3.9 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो ये कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल है। ओके, तो ये न्यूमेरिकल समझने के बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम बोर्ड पे कर रहे हैं वो है 1.12। तो इसको देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। रेडी? 2 pith balls each weighing 10⁻³ kg are suspended from the same point by means of silk thread 0.5 मीटर long। तो वो कह रहा है, अभी तक की हिंदी क्या बनेगी कि 2 पिथ बॉल्स हैं जिन्हें एक कॉमन पॉइंट से बांधा हुआ है एक सिल्क थ्रेड से, और उनका मास दिया हुआ है। ऑन चार्जिंग द पिथ बॉल इक्वली दे आर फाउंड टू रिपेल ईच अदर टू अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। अब इनको चार्ज दिया जिसके कारण ये पिथ बॉल ऐसे एक दूसरे से दूर चली गई। ठीक है, वैसे तो इकट्ठी थी लेकिन चार्ज करने के कारण वो दूर चली गई। एज पर क्वेश्चन इनके बीच में डिस्टेंस 0.2 मीटर हो गया, और लेंथ ऑफ ईच थ्रेड जिससे ये पिथ बॉल बंधी थी वो 0.5 मीटर दिया हुआ था। ठीक है, ये दिया हुआ था मेरे को। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच बॉल, बताओ हर बॉल पे कितना चार्ज होगा। राइट? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि रिपेल कर रहे हैं ना एक दूसरे को। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ये बात तो ठीक है। तो चार्ज निकालना है। अब आप क्या करो, देखो कि हर बॉल पे कौन कौन सी फोर्स लग रही होंगी और किस डायरेक्शन में। जैसे इस पिथ बॉल की बात करते हैं, इस पिथ बॉल का जो वेट mg है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा। जो इनके बीच में कूलोम्बिक फोर्स है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, वो आउटवर्ड लग रही होगी, क्योंकि जैसे दलजीत ने बोला कि दोनों पे या तो पॉजिटिव रहा होगा या दोनों नेगेटिव रहा होगा, यानी कि वो रिपेल कर रहे होंगे, तो बाहर की तरफ फोर्स लग रही होगी। एक तीसरी फोर्स लग रही होगी टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, क्योंकि किसी भी स्ट्रिंग में को जब हम खींचते हैं तो उसमें टेंशन आ जाती है। ये 3 फोर्स लग रही होगी। हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा है। ये वाला एंगल कितना है?
तो हम टी के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। अगर टी इधर लग रहा है तो टी का एक कंपोनेंट जो बिल्कुल ऊपर होगा वो होगा टी कॉस थीटा, और एक टी का कंपोनेंट इधर हो जाएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। तो मैंने टी के दो, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही बनेगा, तो मैंने ये थीटा के कंपोनेंट कर लिए टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। सर वैसे जो कंपोनेंट करेंगे हम फोर्स भी अपोजिट साइड भी होना चाहिए, अपने आप ही हो जाएगा, तभी इक्विलिब्रियम में आ रही है। क्योंकि अब आपको कुछ नहीं करना, हमेशा ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। ये +1 में बताया जाता है, जैसे टेंशन टी इधर जा रही थी। नहीं अगर हम एमजी वो करते कंपोनेंट्स, देखो कंपोनेंट जल्दी उसके करते हैं जो जी पहले से टेढ़ी है। एमजी तो सीधा नीचे है वर्टिकली, तो उसके कंपोनेंट करना इतना आसान नहीं है और वो बेवकूफी हो जाएगी। इस फिगर में जो टेढ़ी चीज नजर आ रही है वो टेंशन टी नजर आ रही है। एमजी और एफई वो तो पहले ही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में है, टेढ़ी तो टेंशन टी है ना, तो उसके कंपोनेंट करो। ये एंगल थीटा है तो ये ऊपर हो जाएगा टी कॉस थीटा और इस तरफ हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है। अब क्योंकि ये बॉल अंडर इक्विलिब्रियम में आ गई, तो अंडर इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं। इसका मतलब जो टी साइन थीटा होगा, लेफ्ट साइड में जो फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर लेगी, और जो टी कॉस थीटा होगा वो वेट एमजी को बैलेंस कर लेगा, तभी इक्विलिब्रियम में आएगी कि सारों नेट फोर्स 0 लगेगी। टी निकालने की जरूरत नहीं है, हम 1/2 कर देते हैं, टी को एलिमिनेट ही कर देते हैं। 1/, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट साइड में tan थीटा रह जाएगा, वो बराबर आ जाएगा Fe/mg। अब मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं tan थीटा कैसे निकाल सकता हूं। अब इसको A पॉइंट बोल दो, इसे B पॉइंट बोल दो, इसको M पॉइंट बोल दो। हम यहाँ पे फिगर थोड़ी सी बाहर बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी घिसमिच हो गई है। अगर मैं ये O पॉइंट से कुछ हिस्सा बाहर बनाऊं तो देखो ये O पॉइंट था, ये M पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ऐसे ही है ना मेन फिगर का हिस्सा, और इस एंगल को मैंने थीटा बोला है। अब tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस साइड होता है, यानी कि MB/OM। अगर मेरा MB और OM निकल गया तो मेरा हो जाएगा OB, वो तो 0.5 मीटर दिया हुआ है जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, और जो MB है वो 0.2 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 0.1 मीटर, क्योंकि M मिड पॉइंट है ना AB का। अब मेरे को कुछ नजर आ रहा है कि अगर मेरे को tan थीटा निकालना है तो tan थीटा निकालने के लिए मेरे को OM चाहिए। क्या चाहिए? OM। अब OM कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया या परपेंडिकुलर हो गया, जो भी बोलो। तो आपको पता है हमें ये वाली साइड निकालनी है, वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अंडर द रूट, क्योंकि p² + b² h² होता है। अब इसको भी थोड़ा सोल्व करते हैं। तो ये फिर मैथ्स का एक फार्मूला बन रहा है a² - b², होता है a - b। एक बार इनका डिफरेंस ले लो इंटू a + b, एक बार इनका सम ले लो, तो ये 0.4 × 0.6 हो जाएगा। जैसे करना है ऐसे कर लो, या सीधा आपकी मर्जी है 0.5 का स्क्वायर कर दो। 0.5 का जो स्क्वायर होता है वो 0.25 होता है, और 0.1 का स्क्वायर 0.01 होता है, तो ये 0.24 अंडर रूट आ गया। यानी कि 24/100 का अंडर रूट। अब 24 को हम 2√6 लिख सकते हैं, और 100 का अंडर रूट 10 होता है। ये 2 5 के टेबल पे कट गया, तो ये √6/5 आ गई ये वाली साइड, ये निकाल ली हमने। अब हम यहां से tan थीटा लगा देते हैं। अब tan थीटा होता है परपेंडिकुलर साइड यानी कि 0.1 मीटर बाय बेस साइड यानी कि √6/5। √6/5 आ जाओ राइट साइड में। इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगती है 9 × 10⁹ चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर Q, चार्ज ऑन सेकंड स्फीयर Q,
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इनके बीच में डिस्टेंस 0.2 मीटर है तो 0.2 का स्क्वायर इंटू mg। मास कितना दिया हुआ है बॉल का 10 की पावर -3 kg और ग्रेविटी कितना होता है 10। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी फार्मूले में। अब मैं इसे थोड़ा मैथमेटिकली सोल्व करता हूं। जैसे ये 5 तो ऊपर चला जाएगा 0.5 इंटू 5 बाय √6। ये 0.2 का स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -3 10 की पावर 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। राइट साइड में सिर्फ क्यू स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा मैथ्स है बेसिकली। इसे मैं मैथमेटिकली सोल्व करके क्यू के लिए सोल्व कर सकता हूं बोलो। तो इसको यहां से नोट करना स्टार्ट करो। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 1.11। इस क्वेश्चन से पहले वाला एक क्वेश्चन 1.11 इसको अपनी असाइनमेंट में से देखो। पहले स्टेटमेंट पढ़ो 2 point charges of charge value capital Q and small q are placed at a distance of x and x by 2 respectively from a third charge for value 4q, all charges being in the same straight line। तो कहता है दो चार्ज बॉडीज हैं कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, उनको एक तीसरे चार्ज 4q से डिस्टेंस पे रखा गया है x एंड x by 2 रिस्पेक्टिवली। x एंड x by 2 रिस्पेक्टिवली ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं इसका पढ़कर थोड़ी फिगर बनाऊं अपने समझने में, फिगर दी नहीं हुई थी क्वेश्चन में, तो ये कैपिटल क्यू को और स्मॉल क्यू को x और x by 2 डिस्टेंस दूर रखा है एक तीसरे चार्ज से 4q वैल्यू के। नजर आ रहा है फिगर में है? ये फिगर नहीं दी हुई थी तो मैंने सॉल्यूशन में फिगर बनाई है। ऑल चार्जेस बीइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तीनों चार्जेस एक ही लाइन में है, वो भी हमने एक लाइन में बनाया है। Calculate the magnitude and nature of charge capital Q so that the net force experienced by the small q is 0। तो जो बीच में चार्ज पड़ा है स्मॉल q, अगर उस पे नेट फोर्स 0 हो तो बताओ जो कैपिटल Q पे चार्ज रखा है उसका वैल्यू और नेचर क्या होगा। ठीक है। अब क्योंकि एग्जामिनर जो बीच में चार्ज रखा है स्मॉल क्यू उस पे नेट फोर्स 0 चाहता है, तो पहले हम देखेंगे कि स्मॉल क्यू पे जो ए और बी चार्ज है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। हाँ जी, सी पे ए किधर को फोर्स लगाएगा, जो ए चार्ज है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। नहीं, ये 4q वैल्यू है, ये q वैल्यू है। हाँ, नेचर तो दोनों ही पॉजिटिव है, रिपेल करेगा। तो जो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए वो रिपेल करके ऐसे ए से दूर भागेगा, उसको भगाएगा। ऐसे ही सी पे बी भी फोर्स रिपेल करेगा। अभी तो मैं सबको पॉजिटिव ही ले रहा हूं, तो अगर क्यू भी पॉजिटिव है तो वो भी रिपेल करेगा, वो भी क्या करेगा, रिपेल ही करेगा। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इधर जानी चाहिए। अब इफ नेट फोर्स ऑन सी इज 0, अब क्योंकि नेट फोर्स सी पे 0 चाहता है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी ए मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस एफ सी बी। माइनस मतलब वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट। अब हम लगा देते हैं फार्मूला सी और ए के बीच में फोर्स का, कूलॉम्स लॉ। 1/4 पाई ई नॉट मॉडुलस ऑफ 4q मॉडुलस ऑफ q बाय उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि x/2 का स्क्वायर। और ऐसे ही हम C और B पे जो चार्ज हैं उनके ऊपर भी फार्मूला लगा देते हैं, तो वो भी x/2 का होल स्क्वायर ही हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस में हाँ, बिल्कुल। जब तक नहीं मेंशन है तो आपने एयर को ही लेना है।
अब C का B से भी डिस्टेंस x/2 ही हो जाएगा। इसे कटिंग कर देते हैं, 1/4 पाई नोट से ये कट रहा है, x/2 के होल स्क्वायर से ये कट रहा है, Q से ये Q भी कट रहा है। तो बड़े आराम से मेरा आंसर आ गया कि जो कैपिटल Q होना चाहिए वो 4Q के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और वो पॉजिटिव होना चाहिए। सो कैपिटल Q शुड बी 4Q वैल्यू एंड पॉजिटिव इन नेचर। तो ये ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं था, सिंपल सा छोटा सा ही न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल में जरूरत नहीं होती, वो तो इसलिए इन्होंने एक्सप्लेन किया है क्योंकि स्टूडेंट को सेल्फ लर्निंग मोड में के लिए, अगर वो रेफरेंस बुक से कोई बच्चा देखना चाहे। बट अगर आपने एग्जाम में बैठना है या किसी और टीचर से जैसे मेरे से समझ रहे हो, तो फिर ये आपको नहीं करना है, आपको बस एग्जामिनर को मोर और लेस आंसर निकाल के दिखाना। तो अभी तक मैंने जितने भी न्यूमेरिकल कराए कूलोम्स लॉ पे, वो क्लियर है सारे, ठीक है। कोई मैंने वो थ्रेड वाला कराया, कोई बॉल को हैंग करने वाला कराया, कोई दो बॉल के बीच में एक चार्ज स्फीयर रख दिया। तो ये सब अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल थे, या एक ट्रायंगल के तीनों कोनों पे रख दिए चार्ज, ठीक है। तो ये कूलोम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल थे। क्या थे? कूलोम्स लॉ पे न्यूमेरिकल। चलो अभी के लिए हम इसका इतना ही करेंगे। अब मैं बाकी बचे टाइम में थोड़ा आगे चलते हैं। आज मैं जो आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, अब थोड़ा थ्योरी का कर लेते हैं। तो ये कूलोम्स लॉ पे न्यूमेरिकल करने के बाद हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे ई सिंबल से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अब तुम्हें पता है कि दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगती है, कूलोम्बिक फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम जनरली एक ही चार्ज का करते हैं। ये मान लो हमारे पास एक सोर्स चार्ज है काफी बड़ी वैल्यू का, तो ये एक सोर्स चार्ज है, इसे सोर्स चार्ज कहते हैं, जिसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये हमारा सोर्स चार्ज है, राइट। और इस सोर्स चार्ज से कुछ डिस्टेंस दूर, r डिस्टेंस दूर, एक छोटे वैल्यू का चार्ज रखा हुआ है जिसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत छोटी लेते हैं, इतनी छोटी कि Q नोट अप्रोचेस 0, कि Q नोट की वैल्यू बहुत कम होगी, इतनी छोटी कि वो लगभग 0 होगी, राइट। क्योंकि हमें सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब किसी भी पॉइंट पर एक सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर की जाती है फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज वैल्यू, वो उस जगह पे कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ सोर्स चार्ज, ऑफ अ सोर्स चार्ज की। तो ये एक छोटा सा फार्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से निकला हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि एक सोर्स चार्ज से दूर अगर एक टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो जितनी फोर्स है उसे धक्का मार रहा है डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज वैल्यू, उसके रेशो को उस जगह पर उस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ,
एक्चुअली तो म्यूचुअल फोर्स लगती है, लेकिन इफेक्ट टेस्ट चार्ज पे आएगा क्योंकि टेस्ट चार्ज छोटी वैल्यू का है, ठीक है। सोर्स चार्ज पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब इसी फार्मूले को अगर हम कोई और फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे तुम्हें कूलोम्स लॉ तो पढ़ ही चुके हैं, इतने न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं कि अगर एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज r डिस्टेंस दूर हैं तो उनमें जो फोर्स लगेगी वो इतने वैल्यू की लगेगी, 1/4 मॉडुलस ऑफ क्यू नोट बाय आर स्क्वायर। ये तो f का आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। उसको क्यू नोट से डिवाइड भी करना है बाय डेफिनेशन। अगर मैं इसको फर्दर क्यू नोट से डिवाइड कर दूंगा तो क्यू नोट से क्यू नोट टेस्ट चार्ज खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सोर्स चार्ज का किसी भी पॉइंट पे निकालने का अपना एक दूसरा फार्मूला आ गया, मॉडुलस ऑफ क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये भी फार्मूला होता है, ये दोनों फार्मूले बन गए। E इज एफ बाई क्यू नोट, E इज 1/4 पाई ई नोट क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हम एक बड़ा चार्ज लेते हैं, एक छोटा चार्ज लेते हैं। छोटे चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं और बड़े चार्ज को सोर्स चार्ज कहते हैं। तो सोर्स चार्ज छोटे टेस्ट चार्ज पे जितनी फोर्स लगाएगा डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज वैल्यू को, उसके रेशियो को उसकी उसकी उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कहलाती है, E इज एफ बाई क्यू नोट। और एक नया फार्मूला 1/4 पाई नोट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाय क्यू यहां पे सोर्स चार्ज है, ठीक है। चले आगे, बोलो ऊपर का। हो गया, ये अभी आगे जाके बड़ा कंसेप्ट बदलेगा। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया। अब एक और छोटी सी टर्म पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जब हम एक नेगेटिव चार्ज को एक पॉजिटिव चार्ज के साथ रखते हैं लेकिन हमेशा कुछ डिस्टेंस पर, तो उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक, व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस remains together certain distance apart, रहेंगे तो साथ साथ लेकिन थोड़ा सा उनके बीच में डिस्टेंस रहेगा, तो उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में NaCl मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। NaCl में दो आयन होते हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl, और ये इनमें थोड़ा सा गैप होता है जिसे केमिस्ट्री में बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी वाटर H2O में दो डाइपोल होते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर शायद आपको पता होगा। वाटर को H2O को ऐसे बैंड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और दोनों हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो एक O नेगेटिव H पॉजिटिव के बीच में ये डाइपोल बन गया और एक O नेगेटिव H पॉजिटिव के बीच में ये डाइपोल बन गया। तो इसमें दो डाइपोल बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया क्या होता है? अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ एन electric dipole is measured by a term called electric dipole moment. Electric dipole moment. ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को ऐसे P सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो भी लगाते हैं। ठीक है, P। अब ये P कैसे मेजर होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? Q इंटू 2A, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज की वैल्यू ले लो, इंटू 2A, उनके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? इसका SI यूनिट होता है कूलोमीटर, और डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की फ्रॉम -Q टू +Q, -Q से +Q चार्ज की तरफ जाती है। तो ये समझने के बाद आज पहली डेरिवेशन करते हैं हम +2 की। तो वो डेरिवेशन का नाम है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। हम एक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नापेंगे, मेजर करेंगे सिस्टम की। ठीक है। अब इसके लिए पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा कि ये क्या कह रहा है। उसको समझने के लिए डायग्राम्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिजिक्स। बिना डायग्राम के जनरली ना तो कोई न्यूमेरिकल होता है, ना ही कोई थ्योरी का पार्ट होता है। तो पहले तो हम ये डाइपोल दिखाएंगे। हाँ जी। तो जैसे कि आप डाइपोल के बारे में समझ चुके हो कि एक -Q और एक +Q चार्ज को जब कुछ डिस्टेंस दूर रखते हैं तो उसे डाइपोल कहते हैं। तो ये डाइपोल बन गया। इसमें एक्सियल लाइन होता है जो उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली सेंटर लाइन होती है। अगर हम उसे एक्सटेंड करते हैं तो वो एक्सियल लाइन है। तो ये एक एक्सियल लाइन है। कौन सी लाइन है? एक्सियल लाइन, जो एक्सिस से पास होके जाती है। ये भी बना ली। अब मान लो इस एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट P है जो कि इसके डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पर है। तो वो भी फिगर में नजर आना शुरू हो गया। और हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम इस P पॉइंट पर ये दोनों, अब ये सोर्स चार्ज बन गए सिस्टम के, ये दोनों सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। यहां तक क्लियर है ना? P पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, बता रहा हूं। अभी तो ये सोर्स चार्ज है, -Q भी सोर्स चार्ज है, +Q भी सोर्स चार्ज है। हाँ जी, यहां तक किसी को डाउट? ध्यान से सुनना दलजीत, दिलप्रीत। देखो, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है वहां पे हम एक सोर्स टेस्ट चार्ज रखते हैं अपनी तरफ से, हैं? और दूसरी बात याद रख लेना, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज कैन नेवर बी, सोर्स चार्ज कुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव। सोर्स चार्ज कोई भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। अब अगर मैं P पे एक +Q0 वैल्यू का टेस्ट चार्ज रखूं तो मुझे बताओ P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा B और A पे जो सोर्स चार्ज रखे हैं वो किस डायरेक्शन में बनाएंगे? पहले B का सोर्स दें। B की बाहर को बनेगी,
बी की कहां को बनेगी, बताने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि बी पे सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है और हमारा टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो रिपेल करेगा। ए के कारण कहां को बनेगी, अंदर की तरफ को। इस दोनों बातों से आप एग्री करते हो? तो ईबी बाहर जाएगी, ये अंदर जाएगी। अब मेरे को दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो कि इसमें से बड़ी वैल्यू किसकी होगी, ईबी की वैल्यू ज्यादा होगी कि ईए की वैल्यू ज्यादा होगी? ईबी की। क्यों? क्योंकि सर वो आसपास है। हाँ, जितना हम सोर्स चार्ज के नजदीक होते हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, और जितना सोर्स चार्ज से दूर होते हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है। अब फिगर में साफ नजर आ रहा है कि जो पी पॉइंट है वो बी के क्लोज है और ए से दूर है, तो बी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसका मैग्नीट्यूड ए के स्ट्रेंथ से ज्यादा होगा। या इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4π0q/r², डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट पी वो कितनी होगी, ई नेट, वो होगी, हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो ईबी प्लस माइनस ऑफ ई, ईबी प्लस माइनस ऑफ ई। अब हम पढ़ चुके हैं कि एक सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर होती है उसका यह फार्मूला होता है 1/4πe0 मॉडुलस ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, यही बताया था ना ऊपर 1/4πe0q/r²। तो बी पे चार्ज है क्यू और बी से पी का डिस्टेंस है बीपी, माइनस ये प्लस इंटू माइनस माइनस बन गया, 1/4πe0 ए पे चार्ज है माइनस क्यू और उसका डिस्टेंस है p²। अब हम अगर थोड़ा सा डायग्राम को देखें तो मेरे को नजर आ रहा है ये जो बीपी का डिस्टेंस है ये r माइनस ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और ए पे का डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस, कितना हो जाएगा, क्योंकि ये r है ये सेंटर से आधा हो जाएगा a, तो ये r में से ये माइनस करेंगे तभी बीपी r माइनस ही होएगा, और एपी निकालने के लिए r में ये a ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब और ये माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि मॉडुलस ले रहा हूं, तो ये नहीं कहना कि सर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस साइन खत्म नहीं हो गया अगले स्टेप में। अब मैं कॉमन ले लेता हूं, जैसे न्यूमरेटर में से क्यू कॉमन आ रहा है और उसी स्टेप में मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब मैं इसको आगे मैथमेटिकली सोल्व करता हूं, जैसे आप सबको पता है ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा r² प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस ये भी फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर r² प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra या 2ar, और नीचे r माइनस ए r प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा a² माइनस b², और दो पावर जो है वो मैं कॉमन ले लूंगा, तो ये मैक्स कर दिया मैंने। अब मैं इसे फर्दर सॉल्व करता हूं, तो ये माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस r² माइनस a², ये प्लस हो जाएगा प्लस 2ra, और नीचे वाले को भी मैं कुछ नहीं कहता, इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देता हूं, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये r² से माइनस r² कट रहा है, a² से a² कट रहा है, तो ये 2ra प्लस 2ra मतलब 4ra हो जाएगा। तो ये हो गया 1 अभी तक हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो कितनी आ गई, 1/4πe0 इंटू क्यू 4ra ओवर r² माइनस a² का होल स्क्वायर। अब
हम क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लेकर आना चाहते हैं तो 4RA को हम 2A इंटू 2R करके लिख सकते हैं। तो हम Q इंटू 2A इंटू 2R करके लिख लेते हैं। बस हम एक ही स्टेप दूर हैं। अभी मैंने बताया है कि जो Q इंटू 2A का प्रोडक्ट होता है उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P कहते हैं। तो ये हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक्सियल लाइन पे होगी वो, अब से ये फार्मूला बन गया। वो किस फार्मूले से देखी जाएगी? हाँ जी, कर लिया नोट। सो आज के लिए इतना ही करेंगे। इसको घर में अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। कोई डाउट हो किसी न्यूमेरिकल में या कोई थ्योरी के टॉपिक में तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए फिर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं।